हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बड़ी खबर यमन से है, जहां से हूथी अंसारुल्लाह का एक डेलीगेशन जंगबंदी के सिलसिले में बात करने के लिए सऊदी अरब पहुंचा है। ओमान इस सिलसिले में बिचौलिए का रोल अदा कर रहा है। ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बेहतर होने के बाद यमन जंग भी किसी हद तक रुकी हुई है। दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ 3 बड़े यूरोपीय मुल्कों के जरिए न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ पाबंदियां जारी रखने के फैसले के बाद तेहरान का सख्त रद्द अमल सामने आया है। आज हम आपको बताएंगे कि यमन की हूथी सरकार के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने सऊदी अरब के साथ बातचीत के बारे में क्या कुछ कहा है। ये भी बताएंगे कि आखिर यमन जंग के पूरी तरह खत्म होने में क्या रुकावट है। मीडिया स्टार वर्ल्ड वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडे से बचते हुए आपको ऐसी खबरें पहुंचा रहा है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यमन की हूथी अंसारुल्लाह सरकार के अफसरान का डेलीगेशन ओमान के कुछ नुमाइंदों के साथ जंगबंदी की बात करने के सिलसिले में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुँचा है। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस AFP को यमन की राजधानी सना में एक सिविल एविएशन अफसर ने कल बताया कि हूथी अंसारुल्लाह के डेलीगेशन को ले जाने वाले ओमानी जहाज ने रियाद के लिए उड़ान भरी है। इस जहाज में ओमान की बिचौलिए अफसरान की टीम भी मौजूद है। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक सऊदी अफसरान और अंसारुल्लाह के नुमाइंदों के बीच बातचीत रिपोर्ट्स के मुताबिक यमनी बंदरगाहों और सना इंटरनेशनल हवाई अड्डे को पूरी तरह से फिर से खोलने, तेल की आमदनी से सरकारी नौकरों की तनख्वाहों की अदायगी, तबाहशुदा मुल्क में दोबारा कंस्ट्रक्शन की कोशिशें और यमन से गैर मुल्की फ़ौजों की वापसी के लिए टाइम टेबल तय करने पर फोकस किया जाएगा। हूथी अंसारुल्लाह के सियासी ब्यूरो के मेंबर अली अल काहम ने कहा है कि ओमानी नुमाइंदे और नेशनल साल्वेशन सरकार के नुमाइंदे जंगबंदी की बातचीत के पिछले दौर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बातचीत की कोशिशों और यमन में अमन और स्टेबिलिटी बहाल करने की ओमान की कोशिशों से काफ़ी उम्मीदें जाहिर की। यमन के बॉर्डर से लगा हुआ ओमान बरसों से जंग में उलझे फरीकों के बीच इख्तिलाफ कम करने की कोशिश कर रहा है। रियाद और सना के बीच ओमान की मीडिएशन से राय मशवरे का पहला दौर, जो यूनाइटेड नेशन की अमल कोशिशों के साथ साथ चल रहा है, अप्रैल में किया गया था, जब सऊदी नुमाइंदों ने यमन की राजधानी सना का दौरा किया था। प्रेस टीवी का कहना है कि इसी साल मार्च में सऊदी अरब और ईरान के जरिए 7 साल के बाद चीनी मीडिएशन के नतीजे में हुए समझौते के बाद यमन में अमन की पहल में तेजी आई है। इससे पहले अल अरेबिया ने खबर दी थी कि सऊदी अरब ने जंगबंदी की बातचीत के लिए हूथी अंसारुल्लाह मूवमेंट के जिम्मेदारों को रियाद में इनवाइट किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA ने आज फ्राइडे सुबह बताया कि सऊदी ने मार्च 2021 में ऐलान शुदा अमन पहल पर तफसील से बात करने के लिए यमन से एक डेलीगेशन को इनवाइट किया है। SPA ने कहा कि सऊदी अरब यमन में एक परमानेंट और मुकम्मल जंगबंदी और सभी यमनी फरीकों के लिए काबिल कबूल परमानेंट सियासी हल तक पहुंचने के लिए अपनी और ओमान की कोशिशों को फिर से शुरू करना चाहता है। बातचीत में शामिल 2 लोगों के हवाले से बताया गया है कि यमन में जंग ख़त्म करने के लिए सऊदी अफसरान के साथ परमानेंट जंगबंदी पर बातचीत करने की कोशिश करने के लिए हूथी और ओमानी नुमाइंदे सऊदी अरब पहुँचे हैं। अल अरेबिया के मुताबिक ईरान की सपोर्ट वाले ग्रुप हूथी अंसारुल्लाह के जरिए सना में सरकार को बेदखल किए जाने के बाद 2014 में यमन में जंग छिड़ने के बाद से हूथी अंसारुल्लाह मूवमेंट के जिम्मेदारों का ये सऊदी अरब का पहला ऑफिशियल दौरा है। यमन जंग के नतीजे में सैकड़ों हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है और यमन की 80% आबादी इंसानी मदद पर डिपेंड हो गई है। इसी बीच हूथी अंसारुल्लाह के कंट्रोल वाले अल मसीरा टीवी के मुताबिक ओमान की तरफ से मीडिएशन करने वाले अफसरान से हूथी सरकार में प्रेसिडेंट मेहदी अल मशात ने कहा है कि अमन बहाली उनकी सरकार की हमेशा पहली पसंद रही है और रहेगी। हूथी अंसारुल्लाह और ओमान के डेलीगेशन के सऊदी अरब रवाना होने से एक दिन पहले प्रेसिडेंट मेहदी अल मशात ने कल ओमानी डेलीगेशन से मुलाकात की और यमन के खिलाफ अमरीकी और सऊदी हमलों को ख़त्म करने के लिए ओमान की कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा किया। यमन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी सबा के मुताबिक अल मशात ने कहा कि
ओमानी सल्तनत की मीडिएशन के नतीजे में नेशनल डेलीगेशन ओमानी डेलीगेशन के साथ सऊदी अरब के साथ मशवरा पूरा करने के लिए रियाद जाएगा, जो सना और मस्कट में शुरू हुआ था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमन की बहाली हमारी पहली पसंद थी और रहेगी, जिसके लिए हर किसी को काम करना चाहिए। ओमानी डेलीगेशन यमन के नेशनल डेलीगेशन के सरबराह मोहम्मद अब्दुस्सलाम के साथ कल थर्सडे को सना इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचा था। आपको बता दूं कि मोहम्मद अब्दुस्सलाम हूती अंसारुल्लाह की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत करने वाले डेलीगेशन के सरबराह हैं, जो अक्सर ओमान में रहते हैं। यमन की राजधानी सना एयरपोर्ट बंद होने की वजह से हूती के नुमाइंदे को ओमान में ही रहना पड़ता है। अल मसीरा के मुताबिक ये दौरा पिछले दौरे के सिर्फ 2 हफ्ते बाद हो रहा है, जो इस बात का इशारा है कि सऊदी अरब हूथियों की तरफ से जारी धमकियों को संजीदगी से ले रहा है। इससे पहले हूथियों के नेशनल डेलीगेशन के मेंबर अब्दुल मलिक अल एजरी ने 20 अगस्त को कंफर्म किया था कि बातचीत के अगले दौर की तैयारी की जा रही है, जिसे हूथी सरकार यमनी लोगों की तकलीफ को ख़त्म करने में फैसलाकुन बनाना चाहती है। ओमानी डेलीगेशन के साथ मुलाकात के दौरान प्रेसिडेंट अल मशात ने कहा कि हम एक इंसाफ पसंद अमन के साथ हैं, जो यमनी लोगों को हुकूक देता हो, और हमने अब से पहले इसे साबित किया है। इससे पहले हूती अंसारुल्लाह के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल अजीज़ बिन हफ्तूर ने कहा था कि यमन सरकार हमलावर मुल्कों की हुकूमतों को जंग ख़त्म करने का आखिरी मौका दे रही है। पिछले ट्यूसडे को अल मसीरा टीवी के जरिए दिए गए एक बयान में अब्दुल अजीज़ बिन हफ्तूर ने धमकी दी थी कि सना हुकूमत उन हमलावरों के खिलाफ मुनासिब रिएक्शन पर गौर करेगी जिन्होंने सरकार को उसकी आमदनी से महरूम कर रखा है। उन्होंने कहा था कि हमले में शामिल मुल्क ज़िद्दी हैं और मानते हैं कि वे तनख्वाह की अदायगी के मामले में हम पर अवामी दबाव डाल रहे हैं। हालांकि हम सना में अपने लोगों की बेदारी पर भरोसा करते हैं और मुनासिब रिएक्शन पर गौर कर रहे हैं। जैसा कि यमन के अंसारुल्लाह रेजिस्टेंस मूवमेंट के लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी का कहना है कि हम हमले में शामिल मुल्कों को एक आखिरी मौका देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि इस वक्त सरकार की सभी आमदनी के ज़रिए कब्ज़ाधारियों के हाथों में हैं। आपको बता दूं कि हूथी अंसारुल्लाह सऊदी सपोर्ट वाले साउथ यमन में मौजूद अब्द रब्बू मंसूर हादी के लोगों को काबिज कहते हैं, जबकि सऊदी अरब हूथियों को ईरान की सपोर्ट वाले नॉर्थ यमन पर काबिज बताता रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पहले यमन के बजट रेवेन्यू का 75% तेल और गैस से, 15% टैक्स और कस्टम ड्यूटी से और बाकी ग्रांट और कर्जे से आता था। हालांकि आज होदेदा बंदरगाह आमदनी का तनहा जरिया है और कुल रेवेन्यू का सिर्फ 10% हिस्सा है, जो हफ्तूर के मुताबिक हर 3 महीने में सिविल नौकरों की आधी तनख्वाह की अदायगी करने के लिए काफ़ी है। बिन हफ्तूर ने आगे कहा कि सना और सऊदी कोalition के बीच जंगबंदी बढ़ाए जाने के मकसद से बातचीत फिर से शुरू करने की ओमान की कोशिशों के बावजूद यमन अब भी हमलावर मुल्कों के साथ जंग की हालत में है। प्रेस टीवी के मुताबिक यूनाइटेड नेशन के जरिए हुई जंगबंदी ख़त्म होने के बावजूद अब भी काफ़ी हद तक लागू है। इससे पिछले कुछ महीनों में झड़पों में काफ़ी कमी आई है। प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पर जोर दिया कि सऊदी कोalition के मेंबर्स को ही पहल करनी चाहिए और जंग रोकनी चाहिए। आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने मार्च 2015 में यमन के खिलाफ हमले शुरू किए थे, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट समेत कुछ इलाकाई दोस्तों की मदद ली गई थी। साथ ही अमेरिका और वेस्ट यूरोप के मुल्कों ने सऊदी अरब को यमन के खिलाफ जदीद हथियार मुहैया किए। उस वक्त सऊदी अरब हूथी सरकार को ख़त्म करके अपनी पसंद के साबिक प्रेसिडेंट अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार को बहाल कराना चाहता था। इसमें अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय मुल्कों ने सऊदी अरब का साथ दिया। साबिक यमनी सरकार के प्रेसिडेंट अब्द रब्बू मंसूर हादी ने 2014 के आखिर में इस्तीफ़ा दे दिया था और बाद में अंसारुल्लाह के साथ टकराव के दरमियान सऊदी अरब भाग गए थे। हूथी मूवमेंट एक कामकाजी सरकार की गैर मौजूदगी में यमन के मामलों को चला रही है। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। ईरान ने 2015 के न्यूक्लियर समझौते की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 यूरोपीय मुल्कों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के जरिए अपने खिलाफ पाबंदियों को जारी रखने के फैसले की मजम्मत की है। इन तीनों मुल्कों ने ईरान के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक पाबंदियों को बरकरार रखने का फैसला किया है। न्यूक्लियर समझौते के तहत पाबंदियाँ अगले महीने ख़त्म होने वाली थीं। इन तीनों यूरोपीय मुल्कों ने, जो समझौते का हिस्सा हैं, ने कल ऐलान कर दिया कि उनका इरादा इस टाइम लिमिट के बाद भी
पाबंदियां जारी रखने का है। इन तीनों मुल्कों के फैसले पर फ़ौरन रिएक्शन देते हुए ईरान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि वो इसे एक गैर कानूनी कदम मानता है और न्यूक्लियर समझौते और ये कदम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन नंबर 2231 की खिलाफ वर्जी भी है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के एक बयान में कहा गया है कि ये फैसला तनाव पैदा करने वाला है जो बुरे इरादे से लिया गया है। यूरोपीय मुल्कों ने अपने फैसले के लिए 3 वजह बताई हैं, जिसमें उनका ये इल्ज़ाम भी शामिल है कि ईरान ने रूस को ड्रोन दिए हैं जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि ये भी मुमकिन है कि तेहरान मॉस्को को बैलिस्टिक मिसाइलें मुहैया कर सकता है। ईरान ने दोनों इल्ज़ामों को सिरे से खारिज किया है। ईरान ने आगाह किया है कि वो इस गैर कानूनी और भड़काऊ फैसले का जवाब मुनासिब तरीके से और समझौते के तहत अपने हक के मुताबिक देगा। रॉयटर्स के मुताबिक ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कल कहा था कि वो ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों को बरकरार रखेंगे जो 2015 ईरान न्यूक्लियर समझौते के तहत अक्टूबर में ख़त्म होने वाली थी। रॉयटर्स ने पहली बार जून में रिपोर्ट दी थी कि यूरोपीय डिप्लोमेट्स ने ईरान को बताया है कि उन्होंने पाबंदियां जारी रखने का प्लान बनाया है। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बदल रहे हैं। सऊदी अरब, जिसने यमन में अपनी पसंद की सरकार बहाल करने के लिए जंग शुरू की थी, अब ईरान और ओमान की मदद से उस जंग से अलग हटना चाहता है। दूसरी तरफ ईरान न्यूक्लियर समझौते के मामले में यूरोप के मुल्कों के फैसले पर सख्त रद्द अमल की बात कर रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।